Assalamu alaikum. Welcome again my channel, The Life with Khurram Yunus Joya. Today, my podcast in my native language because this podcast is specially for subcontinent pupils. Now I'm speaking in Urdu. वो ऐसा पॉडकास्ट है जो कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल, सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंसी जो रन कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम जब आते हैं फिर भी हमको ट्रैवल एजेंसी से ही कुछ चाहिए होता है, जैसे टिकट्स ये वो। और जब इधर से भी जाते हैं हमारा ये होता है कि हम टिकट्स करवाते हैं और हमने घर सामान भिजवाना हो, इस तरह की जो भी होता है। कभी कभी जैसा कि कुछ लोग इधर सेटल हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे की तरफ निकलें, जैसे यूरोप, कनाडा, यूएसए की तरफ। अब ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हैं, तो कैसे ख्याल आया कि यार मैं इस फील्ड में आ जाऊँ? पहले मैं सर्वे का था, एसटीसी में करता, सर्वे का काम था मेरा। लेकिन बस वो काफ़ी दूर जाना पड़ता था यहाँ से ना, दूर दूर सिटी में। तो फिर मैंने ये देखा कि ये थोड़ा इजी है और सिटी में रहना है, तो इसलिए फिर मैंने इसका इंतखाब किया। अच्छा, तो सबसे पहले अपनी जो ना एजेंसी की थोड़ी सी बताएंगे कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं आजकल? आजकल हम टिकट्स तो, होटल बुकिंग तो ऑलरेडी सब एजेंसी पे चलती है, और हमारा एक इससे हटके भी है कि हम वीज़ा प्रोसेस करते हैं यूरोप के लिए, अमेरिका, कनाडा, दुनिया में कहीं भी किसी ने जाना हो तो हम प्रोसेस करके देते हैं। बेसिकली हमारे पास ज़्यादा सऊदी कस्टमर होते हैं, और दूसरी कंट्री का हम कम करते हैं, इसलिए कि लोगों के पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते वीज़ा लगने वाले। तो सऊदी का प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हों उनका वीज़ा लग जाता है। और उसके बाद उम्रे का करते हैं, टिकट, उम्रा, होटल बुकिंग और टूरिस्ट वीज़ा, दुनिया में कहीं भी किसी ने जाना हो। अच्छा, सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा ही करते हैं या कोई वर्क परमिट भी करते हैं आप? यार वर्क परमिट का जो है ना, हम नहीं करते वर्क परमिट का। वर्क परमिट बेसिकली यहाँ से बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों ने ऑफिस बनाए हैं, लेकिन हकीकत में उनकी कोई हकीकत नहीं है वर्क परमिट की। 100 में से तकरीबन 90% जो है वो ऐसे ही हैं, 10% सही लोग हैं यहाँ वर्क परमिट वाले। अच्छा, वो जो 3,000 रियाल ले आओ, पासपोर्ट ले आओ, और जो ना वो अपना वर्क परमिट कनाडा का, यूएसए का, वो क्या सीन है? भाई बहुत लोग हैं यहाँ पे, एजेंसियाँ बनाई हैं लोगों ने, बड़े बड़े ऑफिस बनाए हैं और अच्छे अच्छे एरिया में बनाए हैं। लोग जाते हैं और देखते हैं कि यार ये हमारा काम हो जाएगा, बड़े बड़े ख्वाब लेके जाते हैं। लेकिन जो बंदा भी कहे ना कि यार मेरे पास आ जाओ पासपोर्ट और अकामा लेके, और 3-4 हज़ार लेके आ जाओ, उसके पास कभी भी मत ना जाओ। वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐसा कुछ करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो वीज़ा तो आपका रिजेक्ट होगा, 100% होगा, लेकिन उसके साथ 90% चांस है कि आप 10 साल के लिए ब्लॉक हो जाओगे। और ब्लॉक हो गया तो बाद में कहीं से भी अप्लाई करो, कितना भी अच्छा आपको कंसल्टेंट मिल जाए, लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अच्छा, क्यों रिजेक्ट हो जाएगा फॉर एग्जांपल? और पाबंदी क्यों लगेगी? मेन चीज़ जो है क्यों लगेगी? भाई आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, सिर्फ अकामा और पासपोर्ट, बाकी डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा लगने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स है ना, अकामा, पासपोर्ट, एनओसी और बैंक स्टेटमेंट है। एनओसी बेसिकली इसके 2-3 नाम है, कोई एनओसी बोलता है, कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर बोलता है, कोई सैलरी सर्टिफिकेट बोलता है। ये बेसिकली कफील की तरफ से होता है। आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स किधर होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुरफत जारी है, ये एक ही चीज़ होती है। आओ, इकामा ले आओ, पासपोर्ट ले आओ, उन पे एतबार नहीं करना भाई चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हम हमसे करवाओ, लेकिन आप बंदा वो देखो जो आपसे पूरे डॉक्यूमेंट्स ले और आपके डॉक्यूमेंट्स पे ही वो अप्लाई करे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वीक हैं तो थोड़ा टाइम दो उसमें उनको। यानी सैलरी नहीं आ रही अकाउंट में, उसका देखो, थोड़ा बैंक अकाउंट अपना मेंटेन करो। और एनओसी, सैलरी सर्टिफिकेट और क्या ना, एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये एक ही चीज़ होते हैं। तो ये सऊदी देता है, जिससे आपका कफील, वो एक तहरीर लिखता है कि ये बंदा मेरे पास इतने सालों से काम करता है, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, ये इकामा है, और ये इस कंट्री में जहाँ आपने जाना होता है, ये वहाँ पे जाना चाहता है, इसकी वेकेशन का टाइम है, और हमें कोई इतराज़ नहीं है और हम इसके ज़िम्मेदार भी नहीं हैं। इस तहरीर को वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाता है, गुरफत जारिया, ये सेम ही चीज़ होती है। वो उस गुरफत जारिया साइट पे इस चीज़ को अपलोड करता है, और उसके बाद फिर 35 रियाल इसकी फ़ीस है। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद अप्रूव होके गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है कि जो इसने लिखा है वो सही है। वही पेपर आपको जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तब लगाना पड़ता है, और बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन हो। भाई आपको वीज़ा काउंसलर कैसे देगा जो आपकी फ़ाइल चेक करता है? जब उसको लगेगा कि ये बंदा हमारी कंट्री में आएगा, और यहाँ से, तो यहाँ से बहरीन, कुवैत और दुबई तक भी नहीं गए,
तो वीज़ा अप्लाई करेंगे कनाडा, अमेरिका का या यूरोप का। तो अभी अभी आपने बात की कि कुवैत, दुबई, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा इधर नॉर्मल काम कर रहा है, छोटा मायना जिसको हम्म बोलते हैं, वो अगर जाना चाह रहा है दुबई, कुवैत, कतर, किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल उसकी एक साल में जो 22 दिन छुट्टी होती है, वो हम्म पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाने की बजाय वो चाहता है कि चल मैं दूसरी कंट्री में थोड़ा सा एंजॉय करके आ जाऊँ। उसके लिए क्या प्रोसेस है, और क्या ये वीज़ा इजी है, ऑन अराइवल वीज़ा हो जाता है या क्या सीन है? भाई इसका तरीका है, अगर आपको साल में छुट्टी होती है, 1 महीना छुट्टी होती है, हाँ जी। आपने जब भी पाकिस्तान जाना है या इंडिया या बांग्लादेश जहाँ के भी हैं आप जाना है, आप ऐसा करें 1-2 कंट्री साथ प्लान करें। जैसे अभी आपने जाना है पाकिस्तान छुट्टी, तो आप अभी मस्र का जो वीज़ा है इजिप्ट, वो फ्री है, 6 मंथ का अकामा होना चाहिए। इजिप्ट के साथ जॉर्डन है, वो भी फ्री है अकामे पे। आप पहले जाएँ मस्र, इजिप्ट जाएँ, बाद में पाकिस्तान। मस्र से जाएँ आप जॉर्डन, जॉर्डन से पाकिस्तान चले जाएँ 2-2 दिन रह के, पाकिस्तान अपना छुट्टी गुज़ारें, वापस आ जाएँ। तो अज़रबैजान है, अज़रबैजान के साथ जॉर्जिया लगता है, ये भी फ्री है तकरीबन, थोड़े पैसे लगते हैं वीज़े पे। अज़रबैजान तो ई वीज़ा है, जॉर्जिया फ्री एंट्री है। ये 2 कंट्री साथ मिलाएँ और पाकिस्तान जाएँ जब आपने छुट्टी जाना है, 2 कंट्री ये साथ हो गए, कितने 4 कंट्री हो गए आपके। और अगर मज़ीद इसको और करना है तो फिर एक ट्रिप और लगाएँ, अपना क्या नाम है उसका, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, ये करीब-करीब हैं। यानी ये रूट है, एक है मस्र, जॉर्डन एक साइड, एक है अज़रबैजान और जॉर्जिया, और एक है थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया। ये 3 रूट हैं अलग-अलग, यानी एक टिकट में बंदा इनको कवर कर लेता है। तो इस तरह से आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ, उसके बाद फिर आप यूरोप का अप्लाई करें, तुर्की का करें। थोड़ी स्टेप बाय चलें ना, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि आप डायरेक्ट यूरोप का करें, कनाडा का करें, ऑस्ट्रेलिया का करें, उसमें रिफ्यूज़ होने के ज़्यादा चांस है। अच्छा, नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर से मेरी एक साल की छुट्टी है, मैं सारी की सारी छुट्टी अगर दुबई गुजारना चाहूँ, तो उसका क्या क्या प्रोसेस है? सीधा ई वीज़ा है, ऑन अराइवल वीज़ा है, या क्या है? नहीं, दुबई का तो वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है, ये वीज़ा है वो अप्लाई करना पड़ता है। वो आजकल आज की डेट की मैं बात करता हूँ कि कम वीज़ा मिल रहा है पाकिस्तानी पासपोर्ट को, और इंडियन का प्रॉब्लम नहीं उनको मिल रहा है। पाकिस्तानी को आज की डेट की बात कर रहा हूँ, कम है। यानी आज कितनी 29 सॉरी आज कितनी डेट है, 19 जून, और कम है। कतर का क्या है? कतर का भी ई वीज़ा है, और बाज़ का फ्री एंट्री हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका ई वीज़ा अप्लाई करके जाना चाहिए। बहरीन की फ्री एंट्री है अपने अकामा, अक्सर बहुत सारी कंट्री अकामे पे जो है ना, बहुत तो नहीं है, 8-9 कंट्री हैं जो फ्री एंट्री हैं। तो पहले कहीं भी आपने जाना उसकी ऑफिशियल साइट पे चेक करें। यानी कि उसके हिसाब से, यानी हो सकता है ई वीज़ा अप्लाई करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया, हुँ। मैं किसी बंदे ने ई वीज़ा अप्लाई किया, उसका अप्रूवल हो गया, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? छोटा कंट्री हो या बड़ा कंट्री हो, आपको वीज़ा मिल गया तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी टिकट लेनी है जब का प्लान है, और रिटर्न टिकट लेनी है अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है। रिटर्न टिकट लेनी है, कोई भी कंट्री आपने जाना है, और आपके पास कैश भी होना चाहिए कुछ, और होटल बुकिंग कन्फर्म होनी चाहिए आपके पास। अक्सर मैंने देखा डिपोर्ट दुबई से डिपोर्ट कर देते हैं बंदों को, टूरिस्ट वीज़े पे गए। उसकी वजह ये होती है कि बंदों के पास सिंगल टिकट होती है, ना तो कोई होटल बुकिंग होती है, तो जो आगे इमिग्रेशन वाले बैठे हैं वो बच्चे तो नहीं है, वो सब समझते हैं कि ये बंदा स्लिप होगा या ये किसी और मकसद के लिए आया है। यूरोप में भी अक्सर लोगों का वीज़ा लग जाता है, आपने देखा होगा डिपोर्ट हो जाते हैं बंदे वहाँ से। जी जी। तो बेहतरीन हल ये है कि आपको अगर अपने यूरोप का कोई वीज़ा लग गया आपका, तो आपके पास रिटर्न टिकट हो, होटल बुकिंग हो, और उसके अलावा आपको कुछ जहाँ-जहाँ आपने घूमने जाना है वहाँ उन प्लेस का नाम पता हो आपको। वो पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो आपको। इन्फॉर्मेशन। मैं भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पता नहीं किस कंट्री की बता रहा था, वही आपकी वाली बात, उस वो जब उधर लैंड हुआ है, उसका ई वीज़ा तो हो चुका था, फिर हुँ, उन्होंने पूछा अभी क्यों आया, उसने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, हुँ, तो हुँ। उसने बोला बताओ नाम, उसने सबका, वो तो हाँ, मशहूर यूट्यूबर है, उसने सबका नाम बताया, उसने बोला कि तो तुमने हमारी कंट्री ही क्यों चूज़ की? उसने बोला, एक दो उसने तारीफ़ें कर दी, हुँ, हुँ। उसने बोला ओके, उसकी जो ना प्रॉपर आधा घंटा इन्वेस्टिगेशन करते रहे, फिर उसने चेक बोला कि हाँ तुम्हारी रिटर्न टिकट, उसने बोला हाँ, वो दिखाई, बिल्कुल होनी फिर उसके चाहिए। बाद उन्होंने बोला हाँ होटल बुकिंग, उन्होंने बोला होटल बुकिंग ऑनलाइन का उसने कोई दिखाया, वो नहीं, हुँ, उन्होंने डायरेक्ट होटल कॉल की, कॉल करते हैं होटल को। वेरीफाई किया, उन्होंने बोला हाँ इसकी है जो ना वो बुकिंग है, फिर जाके उसको छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सवाल करते हैं इमिग्रेशन वाले। ये लाज़मी चीज़ें होनी चाहिए बंदे के पास, बंदे को पता होना चाहिए बंदे ने कहाँ-कहाँ जाना है, क्या कितने दिन का प्लान है बंदे का वहाँ।
ये हर चीज़ बंदे के इल्म में होनी चाहिए। जो विज़िट वीज़ा जो रिजेक्ट होते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या है किसी भी कंट्री का? भाई वही तो मैंने आपको बताया कि बंदे की थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और बंदे का एनओसी होना चाहिए बंदे के पास, और बैंक स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन हो तो वीज़े लगते हैं, ये नहीं कि नहीं लगते। और प्रोफेशनल बंदे का अक्सर बंदे के, मैंने अभी कल भी मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, पाकिस्तान से उसने वीज़ा लगवाया, काफ़ी अच्छी-अच्छी कंट्री से घूम के आया, लेकिन इधर महीना क्या उसका सह खास। तो अभी वो कनाडा का अप्लाई करना चाहता था, कनाडा या यूरोप का। मैंने उससे कहा भाई अपना महीना चेंज करो, पैसे हैं उसके पास, वो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकता है। महीना चेंज करो, अभी ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, तुर्की और साउथ अफ्रीका, ऐसी कई कंट्री उसने ऑलरेडी विज़िट किए हैं। तो अभी उसमें कमी क्या है, सिर्फ़ उसका महीना। अभी एक सह ख़ास को वो कैसे वीज़ा देंगे कि जो घर का ड्राइवर है, जो घर का ड्राइवर है उसका प्रोफ़ेशनल जो है, हुँ। तो वो इस चीज़ को काउंट करेंगे और उसकी सैलरी उनके हिसाब से 1200-1300 है। भाई जो घर के डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, इनको डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं। जैसे एक आमल मंज़ली है, सऊदी अरब की बात कर, आमल मंज़ली, वॉचमैन जो बाहर होता है, और सहखास, खदामा, ये डोमेस्टिक वर्कर होते हैं। डोमेस्टिक के अलावा जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो जैसे लेबर जिसको हम हुँ, बोलते हैं, हुँ। उसका क्या होता है? महीना सेल्स का हो ना थोड़ा बड़ा, यानी जैसे मंदूब होते हैं और सेल्स के महीने हों, उनके ज़्यादा चांस होते हैं वीज़ा लगने के। तो उसका जब चैम्बर हो जाना है तो वो कन्फर्म उसकी तस्दीक हो जानी कि ये वाक़ई जो कह रहा है वो सही है। क्योंकि वो कन्फर्म होना है सऊदी की तरफ से। तस्दीक होनी है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि ये बंदे ने जो लिखा है, यानी इसका महीना अमल का है। ये हमारे पास एज़ ए सुपरवाइज़र काम करता है, वो सऊदी लिख देगा कि ये सुपरवाइज़र है हमारे पास एनओसी में। तो हुँ। वो सुपरवाइज़र ही उसको काउंट करेंगे। अच्छा, आजकल पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा वीज़ा ज़्यादा और आसानी से किस मुल्क का मिल रहा है? कहाँ ये? विज़िट वीज़ा, यूरोप और यूएसए, कनाडा की तरफ? कनाडा, अमेरिका का तो और सीन है, लेकिन आप यूरोप में जो है अभी यूरोप में नीदरलैंड भी पाकिस्तान को सही वीज़ा दे देता है अभी तक। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मन। विज़िट वीज़ा और वर्क परमिट में क्या फ़र्क है? भाई विज़िट वीज़ा, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, ये 3 कैटेगरी है। टूरिस्ट वीज़ा होता है सैर के लिए आप जा रहे हैं वहाँ, ठीक है। और विज़िट वीज़ा होता है कि आप किसी को विज़िट करने जा रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर है या कोई किसी कंपनी में इनविटेशन पे जा रहे हैं, ये होता है विज़िट वीज़ा। और वर्क परमिट होता है कि आप जा रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, ये फ़र्क है। और जो विज़िट वीज़ा अभी जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इधर आते हैं उम्रा के लिए, उनका विज़िट वीज़ा होता है या टूरिस्ट वीज़ा होता है? सऊदी अरब के लिए एक उम्रा वीज़ा होता है, 1 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है। अक्सर लोग यहाँ पे 3 महीने का वीज़ा लेके उम्रे का फैमिलियों को बुलाते हैं, इधर 3 महीने रखते हैं। और एक फैमिली विज़िट वीज़ा होता है। टिकट खरीदने का जो ना वो बेहतरीन वक़्त कौन-सा है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो उसने जाना है 1 महीने बाद पहले खरीद ले 2-3 महीने या एट द स्पॉट खरीद ले या फिर जो है ना वो कब खरीदे? यार एट द स्पॉट तो नहीं खरीदना चाहिए। इमरजेंसी ना हो बंदे को तो थोड़ा कम से कम 15 दिन पहले टिकट खरीदे, 15 दिन कम से कम। 2-3 महीने पहले खरीदने का भी कोई जवाज़ नहीं है। अगर तो ईद है ना, ईद, जैसे ईद, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, फिर आप 2 महीने पहले भी टिकट खरीदो, वो फ़ायदेमंद है। आम दिनों में आप 2 महीने पहले टिकट, 3 महीने पहले टिकट खरीदने का फ़ायदा नहीं है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि 3 महीने पहले हमसे टिकट ले जाते हैं, लेकिन जब वो उनके फ़्लाइट का टाइम होता है 2-3 दिन पहले, वो टिकट का रेट कम हो जाता है, जब उन्होंने ली तब वो महंगी होती है। यानी ईद है ना, ईद से आप पहले प्लान कर सकते हैं 2-3 महीने टिकट पहले लेने का। आम दिनों में नहीं, 15 दिन पहले आप टिकट ले लें, वो बेहतर है। ज़्यादा पहले लेने का भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यानी कि ज़्यादा पहले ले लेंगे तो जब आपका टाइम आएगा तो हो सकता है सस्ती हो जाए। हाँ, बिल्कुल हो, आम दिनों की बात करता हूँ। तो मैं अक्सर हम भी वीडियोज़ में भी सुनते हैं और लोग भी कहते हैं कि या तो फिर एट द स्पॉट। ओके। वो आप 2-3 महीने पहले भी टिकट ले लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको पता है कि ईद के नज़दीक जाके टिकटें महँगी होनी है, तो पहले ही ले लो, वो सही है। आम दिनों की, ईद के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो 3-4 महीने पहले लेने का फ़ायदा नहीं है, 10-15 दिन पहले प्लान करो। लेकिन 10-15 दिन लाज़मी पहले करो। अच्छा, टिकट ऑनलाइन खरीदनी चाहिए या एजेंसी से? भाई ऑनलाइन आप देखेंगे और एजेंसी में तकरीबन सेम रेट होता है। नहीं, और फ़ायदा क्या है? हमें हमारे जो जी, व्यूअर्स हैं उनको अब ब्रीफ करें कि अगर हाँ ऑनलाइन लेते हैं तो आपको ये नुकसान है, अगर हमसे यानी एजेंसी से लेते हैं तो ये फ़ायदा है। हाँ, कि अगर आपकी टिकट कैंसल हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, चेंज करना हुआ, तो आपने सिर्फ़ एक कॉल करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम बन जाए टिकट को, हम ज़िम्मेदार हैं। उसमें कोई भी मिसिंग हो जाए, नाम गलत हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम है,
वो टोटल हमको पड़ते हैं पैसे। फॉर एग्जांपल आपने टिकट 1000 रियाल का लिया, आपसे नाम की मिसिंग हो गई उसमें, या पासपोर्ट कुछ गलत लिखा हो गया, या कुछ मसला बन गया, आप नहीं जा सकते, तो वो टिकट टोटल कैंसिल हो गया। ऐसे ही है ना, अगर आप हमसे लेते तो 1050 का हमने देना था, तो ओके 1050 का, अगर उसमें हमको पता होता है कौन सा टिकट रिफंडेबल है, कौन सा किसको कैसे मेंटेन करना है, हम उसको आपको रिफंड करके देते, चाहे उसको चेंज करके देते। आपका कितना नुकसान था, 50 या उससे ज़्यादा 100 और लग जाता, इतना ही था ना। तो जो बंदे का टोटल 1000 नुकसान हो गया, बंदा इधर 10 साल भी रहे ना, वो उसका नुकसान पूरा नहीं होगा। वो 10 साल में 20 बार तो पाकिस्तान नहीं जा सकता ना। यानी अगर 20 टिकटें लेगा तो 1000 का उसको फ़ायदा होगा। 50-50 रियाल जो अपना बचाएगा ट्रैवल एजेंसी वाले से। तो बेहतर ये है कि आप हमेशा टिकट जो है ना ट्रैवल एजेंसी से लें, वो आपको फ़ायदे में रहेगी। जो सामान होता है उसमें मैंने सुना है अक्सर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक टिकट जो होती है नॉर्मल टिकट हुँ। उसमें कितने किलो सामान आता है? भाई 7 किलो हैंड कैरी सबके साथ होता है, उसके बाद रेट अप होता है सामान के हिसाब से। 10-20 किलो लेंगे 7 के साथ, उसका और रेट होगा। 30 किलो लेंगे, उसमें थोड़ा और ऐड पैसे हो जाएँगे। 40 किलो लेंगे, उसमें और ऐड हो जाएँगे। अभी 40 किलो तक आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। अच्छा मैक्सिमम अब 40 किलो अब का रहता 40 और 7 है मैक्सिमम। नहीं सॉरी, 7 किलो और 40 किलो। 7 किलो हैंड कैरी है। और हाँ 40 किलो के 20-20 के 2 बैग। अच्छा। और जो ना वो एक ही बैग लिखा हुआ था तो वो 40 किलो एक बैग कैसे कर नहीं सकता है? 40 से एक वो नहीं होता। 2 बैग करने होंगे या हाँ, 3? नहीं मस्ट 2 बैग करने होंगे। 40 किलो का 1 बैग नहीं होता, 30 किलो का 1 बैग होता है। 40 किलो जब भी आएगा उसके 2 बैग होंगे। अच्छा नहीं उधर टिकट पे लिखा हुआ था बैग बैग एक, तो हुँ। वो कंफ्यूज था, कभी किसी से पूछ रहा था कि मैं एक बैग करूं या एक कार्टन में डाल के सारा एक ही कर लूं या 2 लेके जाऊं, वो नहीं, सबसे पूछ रहा था तो हम भी कंफ्यूज थे। 40 किलो का जब भी आ जाएगा आप 2 कर लें, बगैर 30 किसी का भी 2 टेंशन। कर सकते हैं? बाज़ एयरलाइन अलाउ करती हैं, 30 का भी 2 कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल कोई इधर घर से फुल रैप शैप करके लेके जाए, हुँ, आगे जाके वो बोले भाई एक ही है, तो हुँ। वो तो फिर गया ना, वो कहते हैं ना बढ़ गया। नहीं प्रो वहाँ पे क्या उसको कहते हैं, हल तो होता है हर एयरपोर्ट पे, वो सब कुछ होता है, बाहर आप निकले वहाँ पे वो रैपिंग सब करके देते हैं, वो एक बैग में एक कार्टून में सारा कुछ कर देते हैं। लेकिन इतना इशू नहीं होता, 30 किलो के भी 2 बैग हो सकते हैं। ये एयरलाइन पे डिपेंड करता है। अगर 30 किलो है तो आप 1 बैग बना के लेके जाएँ, 40 किलो है तो आप 20-20 के 2 बैग बना के लेके जाएँ। अच्छा वो जो लोग घर सामान भिजवाते हैं इधर हुँ। इधर से, तो बेहतरीन कौन सा, जो शिप कार्गो या या एयर वाला? अगर तो ज़्यादा है कि ख़राब होने वाला नहीं है, जैसे कुछ ला लो। कलीन हो गए, कंबल हो हाँ, गए, इस तरह की जो चीज़ें अच्छी तो वाली। वो आप उसको शिप में सेंड करो। अच्छा शिप में सेंड करो। हाँ, क्योंकि चीज़ें के साथ देखना वो पड़ता है ना। सुना मैंने 1.5 2 महीना लगा रहता है। 1.5 महीना तो लग जाता है, 40 दिन तो लग जाते हैं। वो तो बेहतर है ना, आप ये चीज़ें कौन-सा ख़राब होने वाली हैं। आप उनको पैक करें और थोड़े कम पैसों में जाता है, ये बेहतर है कि शिप में सेंड कर दो। वो अच्छा महीने। कम पैसों में चीप प्राइस है हाँ, वो मेरे ख़्याल 2 ढाई रियाल होगा, 3 रियाल होगा पर केजी? पर केजी। फिर तो वही 100 200 रियाल में सीधा पाकिस्तान पहुंच हाँ, जाएगा। अच्छा अभी हम बात करेंगे उम्रा के रिलेटेड। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल कुछ बंदे इधर काम कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि अपनी अम्मी को या अपने अब्बू को बुलाएं इधर। हुँ, वो हुँ, वो ये नहीं चाह रहे कि सिर्फ वीज़ा ही हो, टोटल बुकिंग A to Z। हुँ, हुँ। वो कितना खर्चा आ जाएगा और क्या क्या प्रोसेस है? भाई उम्रा वीज़ा का हम सिर्फ़ करते हैं 3 मंथ वाला, और टिकट का करते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे अपनी फैमिली लेके आते हैं, उन्होंने 3 मंथ रखनी होती है, वो उम्रा उम्रा वीज़ा ईज़ी है विज़िट वीज़ा के बनिस्बत, क्योंकि विज़िट वीज़ा के लिए आपको लाहौर जाना पड़ता है, तुम्हारा दफ्तर आना-जाना टेंशन। तो लोग 3 मंथ का उम्रा वीज़ा ही हमसे अक्सर लेते हैं, फैमिली इधर रखते हैं। जो पैकेज वाला सीन है वो हम नहीं करते। अक्सर लोग करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, हमारे दोस्त भी करते हैं, किसी ने करना हो तो नो प्रॉब्लम, उनको हम गाइडलाइन देंगे कहाँ से कर सकते हैं। तो वो अक्सर होता है 20 दिन 21 दिन का होता है, 1 महीने का होता है। वो मक्का मदीना का होता है, उसमें होटल होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन होती है। और जो है ना पैकेज का जो प्राइस होता है ना टिकट के हिसाब से होता है। कभी टिकट अप होता है तो उसका रेट हाई हो जाता है, कभी डाउन होता है तो फिर उम्र का पैकेज भी फिर कम मिलता है। ये सीन होता फॉर है। एग्जांपल आजकल पाकिस्तान से उम्रा कितने का हो रहा है? भाई आजकल हम तो टिकट के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आजकल टिकट वहाँ से आने की 1500 से 2000 है, आने-आने की। 1500 2000 रियाल? रियाल आने-आने की, और जहाँ से जाने की टिकट जो है वो 500 है। यानी 2 अच्छा इधर से सस्ती है उधर से महंगी है, ये उधर से क्यों?
भाई ये होता है ना, हर चीज़ डिमांड पे उसका रेट होता है। अभी आप देखें, ईद से पहले 2000 की जहाँ से जाने की थी, 1500 2000 की, अभी यहाँ से जाने की 500 रियाल की है पाकिस्तान। तो वही जहाज़ हैं, वही सामान जाएगा, सब कुछ वही है, लेकिन उस वक्त डिमांड थी, लोग ज़्यादा जाना चाहते थे, तो रेट हाई था। अब डिमांड नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं जाना चाहते, तो रेट डाउन है। लेकिन अभी पाकिस्तान से अभी जैसे फैमिली वीज़े ओपन हो गए, तो लोग आना चाहते हैं ज़्यादा। कुछ लोग ईद पे गए, वो वापस आना चाहते हैं, तो डिमांड है। एयरलाइनों को सब पता होता है कि कब रेट हाई करना है, कब डाउन करना है। अच्छा, किन महीनों में जो ना वो बेस्ट पैकेज चीपेस्ट प्राइस होती है कि हाँ इन महीनों में कोई भी फैमिली वाला या कोई भी पैकेज लेगा तो वो सस्ता पड़ेगा पाकिस्तान से इधर के लिए? अगस्त में सही रहेगा, मौसम भी ठीक हो जाएगा कुछ, और रेट भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने फिक्स अमाउंट नहीं बताई कि हाँ ऑलमोस्ट इतने तक हो जाएगा? भाई नहीं बता सकते, ये डिपेंड करता है। अभी मैं आपको यहाँ के सीन के हिसाब से बता देता हूँ कि 2000 का तो टिकट है, और 1.5 लाख हो गया सीधा सीधा? 1200 रियाल का तो उम्रे का वीज़ा हो गया। तो उसके बाद भी होटल आएंगे, उसमें कितने दिन आपने रहना है, होटल के एक बाद महीना तो जो एक पैकेज पाकिस्तान में चलता आ रहा है, कोई भी उम्रे के लिए आता है वो उसका 1 महीने का पैकेज होता है। तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए में मेरा ख्याल पाकिस्तान से होता है, 2.5-3 लाख रुपए में। रहायश अच्छी, ये हाँ, वो। रहायश, और उसमें होटल, सॉरी, होटल होता है, और ट्रांसपोर्टेशन होती है, टिकट होती है, और उम्रा वीज़ा आता है नहीं तकरीबन। वैसे इतना वो नहीं है, पाकिस्तानी कितना रियाल बनेगा ये 3 लाख? 4,000 रियाल बस। तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार रहता है कुछ। और ये है कि वही बेस्ट है मेरे ख्याल में कि अपने उधर से किसी को एजेंट को करवाएं, हम्म। उधर वो सीधा होटल बुक का हुआ हो, आप इधर से जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी जगह हम्म। हो, रियाज जद्दा ये वो आगे पीछे जाओगे, सीधा उधर जाए उन्हीं के पास कहीं होटल में। अच्छा, ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जिस होटल में उन्होंने बुकिंग करवाई हो आप इधर से करवा लें या उसी एजेंट से करवा के, ऐसा कुछ? वो नॉर्मल से होटल होते हैं, बिल्डिंगें ली होती हैं अक्सर उम्रा वालों ने ना, जो वहाँ पाकिस्तान से पैकेज बना के देते हैं ना, उन्होंने बिल्डिंगें ली होती हैं, उनमें जो कमरे होते हैं अपने कस्टमर को वो देते हैं। तो वहाँ इशू नहीं, आप एडजस्ट हो जाता है, आप जाएँ ना, तो मिल जाता है वहाँ पे। वो दे अच्छा। दे वैसे ही दे देते हैं, फ्री दे देते हैं। हमारे जानने वाले अक्सर हैं, वो फ्री दे देते हैं। ना भी हो तो साथ वाली किसी बिल्डिंग में आप 30-40 रियाल दे के अपना रूम ले सकते हैं, नॉर्मल है। हाँ ये हुँ। नॉर्मल है। एक्चुअली वो बिल्डिंगें उन लोगों ने पक्की-पक्की ली होती है ना पूरे-पूरे साल के हम्म। लिए, तो उन्होंने अपने कस्टमर ही रखने होते हैं। उस बिल्डिंग में मिल सकता है आपको, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उम्रा के लिए कौन से स्पेशल डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है? 3 मंथ की उम्रा के लिए पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अच्छी होनी चाहिए, जिसको आपने बुलाना है, अच्छी होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट की कॉपी अच्छी स्कैन ना हो, तो वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है। सेंड टू एम्बेसी का मतलब ये है कि वो अच्छी तरीके से रीड नहीं कर सकते, आपके जो आपने पासपोर्ट की कॉपी दी। उसी से उन लोगों ने पिक्चर लेनी होती है, और उसी से सारा डेटा लेना होता है। अगर वो अच्छी कॉपी ना हो ना पासपोर्ट की, तो फिर वो एम्बेसी को सेंड कर देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। तो उससे बेहतर है कि अच्छी कॉपी हो, और यहाँ सऊदीया से जिसने बुलाना है उसका अकामा होना चाहिए, अबशर का नंबर होना चाहिए, और नेशनल एड्रेस जिसको अनवान अलवतनी कहते हैं, ये होना चाहिए। अच्छा, अभी लोगों को फ्रॉड से बचने के लिए जो ना वो ख़ास तौर पे वीज़ा के लिए जो सऊदीया में आ रहे हैं, सऊदीया में भी आजकल आपको पता है बहुत से बैठे हुए हैं ऐसे भी एजेंट जो बहुत पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली वो एजेंट बहुत जलील कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल आप मशवरा देना चाहें? यार भाई, सॉरी, मैं पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं करते हैं वर्क परमिट का। मेरा ख्याल कभी भी नहीं को वीज़ा लिया दिया होगा हमने। तो जिसने भी आना है यार, वो सारा देख के आए, अपना कंफर्म करके आए, कोई जानने वाला होना चाहिए, उससे पूछ के आए। बाज़ लोग ऐसे करते हैं, दोस्त रिश्तेदार, वो बताते नहीं हैं, उधर से अप्लाई करते हैं किसी एजेंट के पास या किसी भी एजेंसी के पास जाते हैं वीज़ा लेने के लिए। अक्सर के साथ फ्रॉड भी हो जाता है, लेकिन अक्सर को वीज़ा मिल भी जाता है, लेकिन वो जो कहते हैं वो होता नहीं इधर। फिर जब इधर आते हैं तो रिश्तेदारों को, दोस्तों को फ़ोन करते हैं, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, लेकिन पहले नहीं बताते आने से। तो बेहतर है, जिसने भी किसी ने उधर से आना है, पहले वो अपने दोस्त या रिश्तेदार इधर हों, उनसे बात कर ले कि यार ये कंपनी है, इससे वीज़ा मिल रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? ये ज़रूरी है। आप तो टिकट वगैरह लेते हैं, उसका क्या सीन होता है मील का, या लंच हो गया या ब्रेकफास्ट, वो स्पेशल बाय करना पड़ता है या वो टिकट के अंदर ही होता है कुछ ऐसा? नहीं, कुछ एयर लाइनें हैं, जैसे पीआईए हो गया, एयर सियाल हो गया, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, एयर सियाल हो गया, और एयर ब्लू हो गया, इनमें खाना होता है। आप नॉर्मल टिकट में भी? नॉर्मल टिकट भी होता है, और कुछ टिकट ऐसे हैं जैसे फ्लाई नास,
इनमें खाना लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। जब टिकट लेते हैं तब आप कह सकते हैं कि हमारा खाना भी ऐड कर दो, वो हो जाता है उसमें। जो ज़्यादा हाँ, कॉस्ट अगर होती है नहीं नॉर्मली? नहीं, अब जब टिकट लेते हैं तो नॉर्मल होता है, 15-20 रियाल में हो जाता है, इससे भी कम हो जाता है। लेकिन जब आप सफ़र जहाज़ करते हैं में तो महँगा तो होता है। बहुत महँगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मैं फ्लाइयर डील से आया था तो बहुत महँगा था। हाँ, जब आप टिकट लें तो तब आप बता दें कि हमें ये खाना भी चाहिए, वो भी चाहिए, बताना चाहिए ये। एक कामयाब कंसल्टेंट, ट्रैवल कंसल्टेंट में क्या खूबी होनी चाहिए? और ऐसे ही सोचना चाहिए दूसरे के लिए जैसे वो अपने भाई के लिए सोचता है। बंदे का किरदार, करैक्टर ये ठीक होना चाहिए। बंदे को सच्ची बात करनी चाहिए। बाकी पैसा तो यार अल्लाह दे ही जाता, खाने के लिए अल्लाह देता देता रहता है, वो खाने मुश्किल का नहीं तो है। वादा अल्लाह ने किया हुआ है। हाँ, तो फिर क्या परेशानी है? अच्छा, आपके नज़रिए में सक्सेस यानी कामयाबी की क्या डेफिनेशन है? यार इंसान का अच्छा किरदार होना चाहिए। लोग उसको उसकी गैर मौजूदगी में भी अच्छे अल्फाज में याद करें। अच्छा, अभी जो ना वो मैं पॉडकास्ट का ऑलमोस्ट अख्ताम ही करता हूँ आखिरी क्वेश्चन के साथ कि वो न्यू जनरेशन जो ट्रैवल जो ना एजेंसी में काम करना चाह रही है, हुँ, उनके हुँ। लिए क्या मशवरा है? भाई ट्रैवल एजेंसी में नहीं, आपने कोई भी काम करना है ना, तो आप पहले उसको सीखें अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस करें। यहाँ भी सऊदी अरब में भी किसी ने भी आना है, तो वो पहले 6-7 महीने उस फ़ील्ड में काम करे जिसमें वो चाहता है कि यार ये मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ। हर इंसान का जो होता है ना दिमाग, एक तरफ ज़्यादा जाता है, किसी भी काम में दिलचस्पी ज़्यादा होती है। उसको चाहिए कि उसी काम में टाइम लगाए, उसको सीखने की कोशिश करे और उसमें अपना एक्सपीरियंस बढ़ाए। तो फिर बाहर आए, सऊदी अरब आए या किसी भी कंट्री आए, हुनर ज़रूरी है, कोई भी चीज़ है आप सीख के आएँ, कुछ ना कुछ सीख के आएँ, मज़दूर का फ़ायदा नहीं है, मज़दूरी का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्टडी मैटर करती है? यानी एजुकेशन मैटर करती है? बिल्कुल करती है, ये ज़रूरी है, होनी चाहिए। तो आजकल की हमारी जनरेशन को बताएं कि स्टडी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है इधर। वो कहते हैं क्या, पंजाबी वो कहते हैं की फ़ायदा उन्हें कर गया कर लिया तेसी। नहीं भाई पता क्या स्टडी करनी चाहिए, मैटर क्यों नहीं करती, लेकिन ऐसा है ना सिंपल एफए बीए की तरफ ना जाए ना, आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएँ। आईसीएस कर लें, कोई इस तरह की चीज़ों हाँ, में चले अगर जाएं। आपको अभी तो पाकिस्तान में कई मेरा ख्याल वो कॉलेजेस ऐसे बन गए हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप जो भी आप करना चाहें, कुछ भी चीज़ सीखना चाहें, मैकेनिकल का या कोई रेफ्रिजरेटर का, हाँ, तो वो डिप्लोमेबल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाँ, बिल्कुल। मैकेनिकल, डीआई कुल। हाँ, ऐसी लाज़मी आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया था, अगर किसी का यूरोप का वीज़ा लग जाए हुँ। तो उसको उसके बाद उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? भाई किसी का भी यूरोप का वीज़ा लग जाए, यूरोप के अलावा किसी ने भी कहीं भी विज़िट वीज़े पे जाना है, टूरिस्ट वीज़े पे जाना है, उसके पास होटल बुकिंग लाज़मी होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए, रिटर्न टिकट लाज़मी होनी चाहिए और उसको प्लेसेस का पता होना चाहिए जहाँ-जहाँ उसने घूमना है, सैर करनी है, वो उनको पता होना चाहिए, एरिया का पता होना चाहिए हर चीज़ का। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने जो ना अपने कीमती जी, वक़्त में वेलकम हमें भाई, थोड़ा टाइम दिया नो और मैंने प्रॉब्लम। कोशिश की कि आपसे जो ना वो जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन खुद भी गेन करूँ और हमारे व्यूअर्स को भी जो ना पहुँचाई जाए। बहुत शुक्रिया, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।